नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। ए जॉइंट वेंचर विद रीड अप ऑन एंड कैरियर पॉइंट रन बाय सुधीर मौर्य। डेली साइंस क्विज के इस सेक्शन में आप सभी को 50 प्रश्न करने हैं। 50 प्रश्नों में से आपका जितना सही होता है आप लास्ट में हमारे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स को कमेंट करेंगे, ताकि आप अपने आप को अदर स्टूडेंट से कंपेयर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस गिवन हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर, बहुत बार आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। ठीक है, बताना था कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन गैस का उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ भी पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ए, विद्युत लेपन उद्योग, बी, कार्बनिक विलायक उद्योग, सी, पेंट विनिर्माण उद्योग, डी, कोयला खान। आपको बताना है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। उस कार्यस्थल का नाम बताना है जहां कार्य करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान। कोयला खान में कार्य करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग का सामना करना पड़ता है। यह बहुत ही हानिकारक है और कभी कभी इस रोग के कारण वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों की जान भी चली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से वह निष्क्रिय कौन सी है? यानी निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो श्वसन के पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन। ठीक है, आपको बताना है कि जिन रोगियों को श्वास संबंधी परेशानी होती है, जब हम उनको ऑक्सीजन लगाते हैं तो उस ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिक्स होती है? जल्दी से बताइए आंसर्स, राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रत्येक प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, हर एक ऑप्शन पे एक बार नज़र डालिए, उसके बाद आप प्रश्न का आंसर कीजिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित विभिन्न विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। आपको बता दें कि इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्वतारोही जब अपने साथ जो ऑक्सीजन ले जाते हैं ऊपर, जब उनको ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उसमें उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित होती है, तो वहाँ भी आपको हीलियम ही आंसर कमेंट करना है। हीलियम ही आंसर राइट टिक करना है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर श्वसन से संबंधित समस्याएं हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिश्रित गैस को ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, नाइट्रिक अम्ल होता है, बी, ओजोन होती है, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आपको बताना है
कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है क्योंकि उसमें क्या मौजूद होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। प्रश्नगत विकल्प का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करती है तो H2SO4 नामक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। यह अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आता है और संगमरमर की इमारतों, वनस्पतियों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इसे ही हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मूला H2SO4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। एरोसॉल का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। आप बताइए कि एरोसॉल का उदाहरण कौन है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धुआं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। यानी धूम कोहरा जो होता है उसमें मौजूद कोई ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा शक्तिशाली द्रव्य होता है जो आँखों में जलन पैदा करता है। उस द्रव्य का नाम बताना है। दिया गया है ऑप्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि धूम कोहरे में मौजूद वह शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब है पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पैन के नाम से भी जानते हैं। PAN यानी पराक्सी एसिटल नाइट्रेट। इस प्रश्न में पैन का फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो कहीं नोट कर लीजिए इसको कि पैन का फुल फॉर्म है पराक्सी एसिटल नाइट्रेट। यह ऐसा द्रव्य है जो कि धूम कोहरे के साथ मौजूद होता है और आपकी आँखों में जलन पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो है हमारी आँखों में जलन होने लगती है, क्योंकि वहाँ पराक्सी एसिटल नाइट्रेट की मौजूदगी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। बताना है कि वह गैस कौन सी है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शंस गिवन हैं ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। यानी वायुमंडल में मौजूद ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपर्युक्त सभी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये कि हम जब वर्षा की स्थिति नहीं होती है तो वहाँ कृत्रिम वर्षा के रूप में
मेघ विजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताना है आपको कि किस रासायनिक द्रव्य का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। कई बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा ये कि कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, साथ ही सूखी बर्फ, इन सभी का यूज किया जाता है। उम्मीद है कि आप शुष्क बर्फ किसे कहते हैं ये जानते होंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि शुष्क बर्फ से आप क्या समझते हैं, यानी शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, वो क्या होती है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मेंशन करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शंस दिए गए हैं एथिलीन, एसिटिलीन, ईथेन, मीथेन। बहुत ध्यान से कीजिएगा प्रश्न, कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में इस प्रश्न को गलत कर लेते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है ये बताना है आपको प्रश्न में। जल्दी से राइट आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन, यानी एथिलीन का उपयोग जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है, यानी ऐसी कौन सी दर्द निवारक जो औषधि है वो ओजोन का ह्रास करती है। डी डी टी, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड, एथिलीन, ओजोनाइड। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ओजोन परत ह्रास के लिए उत्तरदायी है। आंसर्स कमेंट कीजिए आप लोग अपने। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड वह पीड़कनाशी है जो ओजोन का ह्रास भी करता है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है। ऑप्शंस हैं सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलेट का, मेथिल सैलिसिलेट का, एसिटल सैलिसिलेट एसिड का। आपको बताना है कि एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है। एस्पिरिन, मुझे लगता है हम सब में जानते हैं कि एस्पिरिन क्या होती है, तो उसका नाम बताना है आपको, केमिकल नाम बताना है आपको। ऑप्शंस थे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, एसिटल सैलिसिलेट एसिड। इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एसिटल सैलिसिलेट एसिड, यानी एस्पिरिन यानी एसिटल सैलिसिलेट एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। जैव सेल कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं ए संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेनाइट, डी स्लेट। आपको जैविक सेल का नाम बताना है कि जैव सेल कौन सा है। उम्मीद है कि आप में से सारे लोगों के प्रश्न सही होंगे ये। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कोयला। कोयला जो होता है वो जैव सेल होता है। क्यों? क्योंकि कोयले का निर्माण एक सतत प्रक्रिया के बाद होता है। जब किसी भी भू आकृतिक हलचल की वजह से
पृथ्वी पर मौजूद, पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पटी पर मौजूद जो वनस्पतियां हैं, वो जीव जंतु हैं, वो किसी वजह से दब करके पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं और वर्षों की सतत प्रक्रिया, हजारों वर्षों की सतत प्रक्रिया के बाद वो जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पतियों का दहन हो जाता है और वो नीचे उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे उनका रूपांतरण कोयले नाम जैव सेल में हो जाता है, यानी उनका रूपांतरण कोयले में हो जाता है, जिसे हम अभी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोयला, क्योंकि इसका निर्माण जैविक पदार्थों से होता है, इसीलिए हम इसे जैव सेल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, गामा किरणों से क्या हो सकता है? बताना है आपको कि गामा किरणें के संपर्क में अगर आते हैं आप, तो आप में क्या परिवर्तन हो सकता है? जीन म्यूटेशन हो सकता है, छींकना, ज्वलन, ज्वर। जल्दी बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि अगर आप गामा रेज के संपर्क में आते हैं तो आप में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का अर्थ होता है जीन में परिवर्तन। जीन से हम सभी समझते हैं कि हमारे जीवन की जो आनुवांशिक इकाई है वो जीन होती है। अगर जीन में परिवर्तन आता है तो हमें हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, जीन म्यूटेशन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। हम इस प्रश्न को पहले कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। एसिटल सैलिसिलिक एसिड इस प्रश्न का सही जवाब था। देख लीजिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछा था, 4 ऑप्शन थे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, हम सभी को पता है। पहले इसी वीडियो सीरीज में इससे पहले ये प्रश्न हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वाग्लंग्स में गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अब देखिए, यही मैं उस समय भी बोल रहा था आपको कि मैंने पर्वतारोहियों का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। प्रश्न का उत्तर सेम रहेगा, जो आंसर होगा वो सेम रहेगा। प्रश्न को परिवर्तित कर दिया गया है। कभी श्वसन रोगियों के लिए ऑक्सीजन में क्या मिलाया जाता है, कभी पर्वतारोहियों के ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है, अब बात गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है। इसी प्रकार एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला होता है, आपके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें अच्छे से आंसर पता होने पर हमारा आंसर हमेशा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार कि एक्वाग्लंग्स में जो गोताखोर होता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में क्या मिलाता है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम, हम सभी को पता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह किस गैस के कारण घटी थी? फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए थे, फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी भोपाल में जो गैस रिसाव हुई थी वो थी
मिसाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न नंबर 17, बारूद का मिश्रण होता है। आपको बताना है कि बारूद में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बालू और टीएनटी, टीएनटी और चारकोल, नाइट्राइट सल्फर चारकोल, या फिर सल्फर बालू चारकोल। ये चारों ऑप्शन हैं। बारूद में किसका मिश्रण होता है ये बताना है आपको। मैं एक बार जूम कर दे रहा हूँ प्रश्न, फिर से ऑप्शंस ध्यान दे दीजिएगा। बारूद का मिश्रण होता है, बताना है किस चीज़ का मिश्रण होता है। बालू और टीएनटी, टीएनटी और चारकोल, साथ ही साथ नाइट्र इस नाइट्राइट समझिएगा, सल्फर चारकोल, डी सल्फर बालू चारकोल। बताना है कि बारूद में किस चीज़ का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्राइट सल्फर और चारकोल का मिश्रण जो होता है वो बारूद में भरा होता है। बारूद नाइट्राइट सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक चीज़ और प्रयोग किया गया है प्रश्न नंबर 17 में। हालांकि ऑप्शन नंबर टी सी इस प्रश्न का सही जवाब है, लेकिन फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीएनटी से आप क्या समझते हैं, आपको ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप जो है टीएनटी से क्या समझते हैं। आप में से कई सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगर आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ सके। आप लोग सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी नए हैं चैनल पर, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल रीड अप ऑन को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन जा सके। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 का जो प्रश्न है वो है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। आपको बताना है कि उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप सभी को पता होगा कि उपास्थि और हड्डियों के निर्माण तथा संपोषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, फ्रियान का प्रयोग किया जाता है कीटनाशी, शाकनाशी, प्रशीतक या कवकनाशी के रूप में। आपको बताना है कि फ्रियान का यूज किस रूप में किया जाता है, कीटनाशी, शाकनाशी, प्रशीतक या फिर कवकनाशी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक। फ्रियान जो गैस होती है वो रेफ्रिजरेटर्स में, एसी में प्रशीतक के रूप में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ठंडा करने वाली गैस के रूप में यूज़ होती है। जब एसी या फिर फ्रिज में ये गैस ख़त्म हो जाती है तो उसका कूलिंग सिस्टम काम नहीं करता है। इसी वजह से बार बार इस गैस को रिफिल कराना पड़ता है। तो प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, ओजोन में होती है, यानी ओजोन गैस जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, हमारी के परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है,
उस गैस में पाई जाती है। बताना है क्या पाया जाता है। साथ में केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, यानी ओजोन गैस किस फॉर्म में पाई जाती है, किस गैस का मिश्रण है, या फिर ओजोन गैस में क्या होता है। बताना है सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। जल्दी से राइट आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ओजोन का जो फार्मूला है वो उसको बोलते हैं O3। क्या बोलते हैं? O3। उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल करके निर्माण करते हैं ओजोन का। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, जबकि इसमें केवल ऑक्सीजन विद्यमान होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न नंबर 20 के लिए। अब बताना है, अभी हम फ्रेयान गैस की बात कर रहे थे कि प्रशीतक के रूप में यूज होती है। तो आपको बताना है कि प्रशीतक गैस फ्रेयान क्या होती है। कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, फेल्सफार और फेल्सफार, फ्लू और फार, फ्लेसफॉर, ध्यान से पढ़िएगा, हाइड्रोफ्लोरासिलिक एसिड, हाइड्रोफ्लूओसिलिक एसिड। बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा पढ़ने में टफ है, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा इसको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेयान जो होता है वो क्या होता है, तो आपको इसमें से राइट आंसर कमेंट करना है कि फ्रेयान गैस जो प्रशीतक में यूज होती है वो उसका रासायनिक नाम क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन फ्रेयान गैस के नाम से जानते हैं और यह प्रशीतक में यूज होती है। इसी वजह से कहते हैं कि जब हम रेफ्रिजरेटर्स एसी का यूज़ करते हैं तो वह ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, क्योंकि मीथेन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए उत्तरदायी होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। आपको बताना है कि जो ओजोन परत ह्रास के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है वो क्या है। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। आपके आज के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं आपको, जो कमेंट सेक्शन में आपको लास्ट में कमेंट करनी है कि शुष्क बर्फ से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ TNT का फुल फॉर्म बताना था आपको, तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करना ना भूलें। आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। पहले भी कर चुके हैं, जल्दी से इस आंसर प्रश्न का कमेंट कर दीजिए। आज मुझे लगता है काफ़ी सारे 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में यूज की जाती है। एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, ईथेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग जो है हम फलों को पकाने में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है,
क्यों अधिक कैलोरी आवश्यक है, यानी गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक कैलोरी की ज़रूरत क्यों होती है। शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। जल्दी बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सर्दियों में हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए सर्दियों में हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से अधिक कैलोरी की ज़रूरत हमें सर्दियों में पड़ती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट प्रश्न, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, यानी सिगरेट से जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें मेन रूप से प्रदूषक का क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न नंबर 25, सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, प्रश्न में आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है कि उत्प्रेरक, जिसे अंग्रेजी में हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अनअफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से ऑप्शन कमेंट कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न का बहुत अच्छा आंसर करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के 80 to 90 प्रश्न सही होते हैं, परसेंट प्रश्न सही होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग लगातार वीडियोस को देखते भी हैं। तो जो लोग अभी आंसर नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं या फिर उनके आंसर गलत हो जा रहे हैं, उन्हें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आपको सेलेक्ट होना है, सिलेक्शन पाना है, तो मेहनत करने के अलावा कोई भी उसका विकल्प नहीं है। सिर्फ मेहनत ही एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सोचिए, आज आप बेरोजगार हैं, कल आपको रोजगार की प्राप्ति होती है, आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। आपके जीवन में ओवरनाइट चेंज आता है, यानी आज कुछ और हैं आप, कल आपका जीवन स्तर सुधर सकता है। तो मेहनत करने से मत घबराइए, मेहनत लगातार करते रहिए जब तक कि सफलता आपके कदम नहीं चूमती है। तो प्रश्न नंबर 26 था हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बारे में बताना था आपको कि क्या करता है। तो हम सभी को पता है, जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज एलिमेंट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। बताना है कि चारों में से सबसे प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से हम सारे तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं जो वायु प्रदूषक ही होते हैं। अगर यहाँ ऑक्सीजन और हीलियम को हटा करके हम नाइट्रोजन सल्फर रख देते तो वो चारों वायु प्रदूषक ही होते। उसमें से भी हमको ये सेलेक्ट करना है कि सबसे मेन कौन सा है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
आपको इन चारों में से सही ऑप्शन कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही। जल्दी से कीजिए। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रश्न नंबर 27 का सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है, यानी तंबाकू के धुएं में क्या मौजूद होता है ये आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मेलाथीन। आपको बताना है किनमें से कौन सा पदार्थ है जो धुएं में मौजूद होता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जल्दी से राइट आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। यानी तंबाकू के जो धुएं में निकोटीन मौजूद होता है वही हानिकारक पदार्थ होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, यानी आपको वो पदार्थ बताना है जो खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए सोडियम कार्बोनेट, बी टार्टरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। आपको बताना है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग क्या होता है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि खाद्य परिरक्षक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो होता है वो खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज होता है। खाद्य परिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको मिला करके खाने को रखने पर खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते हैं। यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको हमें लॉन्ग टाइम में यूज़ करने की ज़रूरत होती है उन्हें हम बेंजोइक एसिड के सोडियम साल्ट के साथ मिला कर रखें तो वो खराब नहीं होते हैं। इसी वजह से इन्हें खाद्य परिरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना। नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ऑप्शंस गिवन हैं, बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई में से वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइकेन। लाइकेन ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वायु प्रदूषण अधिक होने पर लाइकेन का जो नेचुरल कलर होता है वो चेंज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि उस क्षेत्र का जो वायु प्रदूषण है वो उसका लेवल बढ़ गया है। तो इस जीव का नाम है लाइकेन। प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताना है आपको। 4 गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस को बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एथेन। जल्दी बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको तो आपको तुरंत बताना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
फिर से वही प्रश्न, लेकिन ऑप्शन अलग। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? प्रश्न पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। आज मैंने कई सारे प्रश्नों को इसी प्रकार अरेंज किया है कि आप देखिए, एग्जामिनर नए प्रश्न नहीं बनाता, पुराने प्रश्नों के तरीके को बदल देता है। तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि इसमें सही जवाब कौन सा है। जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? आपको बताना है कि सर्वाधिक पॉइजनस गैस कौन सी होती है। आपको बताना है कि पॉइजनस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। इसमें सर्वाधिक पॉइजनस गैस कौन सी है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम पॉइजनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा हमारे शरीर में चली जाए तो फिर हमारी मौत भी हो सकती है। आप उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक बंद कमरे में अंगीठी जला करके रख दें, धीरे धीरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा और बढ़ने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और यह ऐसी गैस होती है जो हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है, सोचने समझने की क्षमता, उसको बहुत धीरे धीरे कम करती है। इस वजह से हम चाह करके भी उठ नहीं पाते हैं और हमारी मौत हो जाती है। हमारे जो दिमाग की सोचने की क्षमता है उसको मंद कर देती है। इस वजह से इसको पॉइजनस गैस बोलते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजनस गैस है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तीन चीजें हो गई, शुष्क बर्फ, TNT एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फार्मूला आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है? ज्वालामुखी उद्वेधन, विमान ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको बताना है कि ओजोन परत का जो क्षय है वो सर्वाधिक किस वजह से होता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो लोग नए जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रीड अप ऑन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अपने दोस्तों को, अपने मित्र संबंधियों को ये वीडियो जो तैयारी करते हैं, जो भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे ऑप्शंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 34 का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायुमंडल प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी उस गैस का नाम बताना है जो ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित होती है और वायुमंडल प्रदूषण करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। जल्दी बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन पौधघर प्रभाव पर सबसे ज्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। यानी
सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा जनरेट होता है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सबके द्वारा जनरेट हो रहा है, लेकिन इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किसके द्वारा हो रहा है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर सही होंगे। प्रश्न नंबर 37, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। आपको बताना है कि हमारे यहाँ रात में पेड़ों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए कवकनाशी के रूप में, बी शाकनाशी के रूप में, सी कृंतनाशी के रूप में, डी गंधहारक के रूप में। जिंक फास्फाइड क्यों यूज किया जाता है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 38 में प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कृंतनाशी के रूप में जिंक फास्फाइड का यूज ऑप्शन नंबर सी, कृंतनाशी के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। इसमें से प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन। प्रकृति में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% आपकी ऑक्सीजन और बाकी 1% में बाकी सारी गैसें पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है। वायु का जो मुख्य घटक है वो बताना है आपको कौन सा है। ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इसमें से बताना है कि आपको मुख्य घटक कौन सा है। अभी मैंने बताया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों को ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी परत पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। आप ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या समझते हैं, इस प्रश्न में आपको यही बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी वातावरणीय प्रदूषण के कारण तापमान में वृद्धि जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 41 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बोन एस में होता है। आपको बताना है कि जो बोन एस होती है उसमें क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइपोफास्फेट। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। बोन एस में क्या पाया जाता है।
प्रश्न नंबर 42 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सागरीय खरपतवार यानी सी बीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको बताना है कि जो सागरीय खरपतवार हैं वो किस चीज़ का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। जो सागरीय खरपतवार हैं वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, यानी उनमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव योग में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आपको बताना है कि निम्न समूह जो दिए गए हैं इनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक योगदान कौन करता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। 45 ए सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। आपके सामने है प्रश्न नंबर 46। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस दिए गए हैं बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, इलाहाबाद। सूचना अभियांत्रिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित बताना है आपको। प्रश्न नंबर 46। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु। ध्यान दीजिएगा, बंगलुरु इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47। गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? आपको बताना है कि गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। इन गैसों में से गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या मौजूद होता है? प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मीथेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम यानी एंटरप्रेन्योरशिप के पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है? आपको पता है कि साइंस टेक्नोलॉजी पार्क सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जिनमें कई सारे कार्य एक साथ संपादित होते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो साइंस पार्क होते हैं उनमें निम्न में से किस चीज़ का स्थान नहीं होता। ऑप्शंस गिवन, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं अंकशोधन, प्रौद्योगिकी विकास, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए धन एकत्रित करना, प्रौद्योगिकी विकास, परीक्षण एवं अंकशोधन, प्रशिक्षण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न नंबर 48 का सही जवाब बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी धन एकत्रित करने जैसी कोई व्यवस्था साइंस पार्क में नहीं होती है। प्रश्न नंबर 49। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड। आपको बताना है कि इसमें से चूहों के लिए जो रासायनिक विष होता है उसका सही ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 49 राइट आंसर, जल्दी बताइए।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड। यानी जिस चीज़ का यूज आप रैट किलर के रूप में करते हैं उसमें जिंक फास्फाइड की मात्रा मौजूद होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। ए, पशुओं का अपशिष्ट, बी, शस्य अवशेष, सी, जलीय पादप, डी, वन अवशेष। इसमें से जो बायोगैस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है प्रमुखतया वो क्या है? आपको पता होना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर हम सभी को पता होना चाहिए कि बायोगैस में मुख्यतः क्या यूज किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पशुओं का अपशिष्ट। यानी अभी हमने किया था गोबर गैस में प्रयुक्त मेन गैस है तो वो मीथेन थी, और बायोगैस जिसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं तो इसीलिए जानते हैं क्योंकि उसमें मुख्यतया पशुओं का अवशिष्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है। 50वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुओं का अवशिष्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है आप उस पर अपना कन्फ्यूज़न लिख करके, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको इमीडिएट आंसर मिलेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक पर जा करके ये प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के 3 प्रश्न आपको बताने हैं, ध्यान रखिएगा। 3 प्रश्न जो कि मैंने बताया है आपको, वो तीनों प्रश्न के आंसर वीडियो सीरीज़ में हैं, क्वेश्चन वीडियो सीरीज़ में हैं। अगर आप ध्यान नहीं दे पाए हैं तो फिर से वीडियो सीरीज़ को देखिए और उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।